बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बिजली विभाग प्राइवेट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी लगता है कि ना ऐसा ना हो कि हम गवर्नमेंट की तैयारी करें और मैं जॉब ही ना लगे या वैकेंसी नहीं निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। दोस्तों, 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है एमपी बोर्ड का और सीबीएसई के एग्ज़ाम सभी चल रहे हैं। लेकिन 12th बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन सभी छात्रों के मन में चल रहा है कि 12th के बाद क्या करें। और ये कन्फ्यूजन केवल उनको ही नहीं, उनके अभिभावकों को भी है कि 12th के बाद हम बच्चे को ऐसा क्या कराएं कि उनका करियर अच्छा बन पाए। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जादौन आईएएस इंस्टीट्यूट और आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर जादौन सर, जिनको कि इस क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव है। पिछले 25 वर्षों से छात्रों की काउंसलिंग कर रहे हैं, साथ साथ टीचिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो आज हम उनसे ही जानेंगे कि 12th के बाद आखिर क्या करें। सर, आपका ग्वालियर ब्रेकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। सर, पहला प्रश्न, मैं 12th की बात नहीं करूंगा, पहले 10th की बात करूंगा मैं आपसे कि जब बच्चा 10th पास करता है और कई बार ऐसा होता है कि अपने साथ के साथियों को देखकर वो मैथ्स ले लेता है, बायो ले लेता है या कॉमर्स स्ट्रीम में चला जाता है, जबकि उसे करना वो नहीं है। तो 10th के बाद बच्चे को क्या सोचकर निर्णय लेना चाहिए? कई बार अभिभावक देखते हैं कि उसके परसेंटेज अच्छे हैं तो उसको मैथ्स दिलवा देते हैं कि तेरे परसेंट अच्छे आए। तो ऐसे में अभिभावकों को और छात्रों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, कहावत होती है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। देखिए, बच्चा जब 8th 9th 10th तक आता है तो बच्चे को भी ये लगभग पता चल जाता है कि जो हर बच्चे के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, वो टैलेंट उस बच्चे के अंदर क्या है ये उसको लगभग 9th 10th तक पता चल जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि बच्चे को भी और गार्जियन को भी अपने उस टैलेंट को सर्च करना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है और मुझे क्या करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, मेरी रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको अपने आगे की जो एजुकेशन है उसके बारे में प्लानिंग करना चाहिए। सर, 10th में आजकल एक चीज़ और हो गई है, पहले लोग मैथ्स साइंस लेते थे, अभी ह्यूमैनिटीज़ का भी दौर आया है। कई सारे छात्र हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए जा रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में करियर की क्या संभावना है सर? नहीं, देखिए, वो हमारे ही क्षेत्र में पहले ऐसा था कि हम वो डॉक्टर और इंजीनियरिंग केवल बनना चाहते थे और यही कारण था कि इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत हद तक बढ़ गई। उसका कारण ये है कि देखिए, हर बच्चा अगर नीट की तैयारी करेगा, हर बच्चा अगर जेईई की तैयारी करेगा, ठीक है, वो बच्चा आज मान लो इंजीनियर बन भी जाता है, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करता है, एमटेक करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अकॉर्डिंग जितना बच्चा पर ईयर निकल रहा है उतना जो है भाई जॉब उस बच्चे को मिल पा रहा है क्या? तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर कहीं है तो वो इन्हीं फील्ड में है। तो जनरली क्या है कि अब बच्चों ने इस चीज़ को देखा है कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो बहुत सारे उससे जो है भाई नए रास्ते खुलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ उसका बहुत फ़ायदा है। जैसे अगर आप बीए करते हैं या बीएससी करते हैं तो उसके साथ सबसे पहली बात तो यह है कि आप सिविल सर्विसेज में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। बीए के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब जीएस के पार्ट हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इको हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सारे जितने भी हैं वो सब जो है भाई जीएस के पार्ट हैं। तो आप जब ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं तो एक तो सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, इनमें आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अगर आप जो है भाई बीए करते हैं, एमए करते हैं, नेट करते हैं, आगे अगर आप पीएचडी वगैरह भी कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो है भाई काफ़ी सारी वांट्स निकलती हैं। और नहीं तो आप अभी देख ही रहे हैं कि मैं जो है भाई देख रहा हूँ कि अभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है बीए किया, एमए किया और उसके बाद नेट निकाला, पीएचडी की, और अभी देखिए सारे के सारे गेस्ट फैकल्टी पर लग गए और सब लगभग जो है भाई 35-40 हज़ार रुपये आप समझ ही रहे हैं, 4-5 घंटे का कॉलेज में बहुत अच्छा भी उनको पारिश्रमिक भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि रास्ते बहुत सारे हैं। हम केवल ये ना सोचें कि नहीं केवल ये एक ही स्ट्रीम है कि हम केवल मैथ ही लें या हम केवल ये लें। सोशल जो है भाई स्टेटस
प्रेस्टीज पॉइंट कई लोग बना लेते हैं, अरे वो देखो आप अगर इंजीनियर नहीं बने तो क्या होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का हर बच्चा रोजगार से लगे, वो चाहे इंजीनियर बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो प्रोफेसर बने, चाहे लेक्चरर बने, चाहे वो बच्चा सिविल सर्वेंट बने, आईएएस बने, वो डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने, जो भी वो बच्चा डिज़र्व करता है वो बने। केवल ये सोच कर के हम ना लें कि एक सोशल स्टेटस है, भाई बी करना ज़रूरी है या पहले भाई मेडिकल फील्ड में जाना ज़रूरी है। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो सब जगह बहुत हैं, लेकिन हम ट्राई बहुत कम जगह ही करते हैं और ये बेरोज़गारी का एक बड़ा कारण है। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ बच्चा लेता है तो बहुत सारे करियर के ऑप्शन। सर पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चला है जो कि काफ़ी छात्र फॉलो कर रहे हैं कि 10th के बाद वो डमी स्टूडेंट हो जाते हैं आईआईटी और प्रिपरेशन के लिए मेडिकल की। तो क्या आपको लगता है ये ट्रेंड सही है? मतलब स्कूल अपने आप में ही बहुत कुछ सिखाता है, स्कूल की क्लास मिस करना और डमी स्टूडेंट बनकर स्टडी करना और फिर तैयारी करना। देखिए एकेडमिक तो अपना पूरा करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए और उसके साथ फिर समय काफ़ी है, उसके बाद फिर आप तैयारी कीजिए। और जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि देखिए बहुत सारे रास्ते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग की बहुत कमी है। एक्चुअल में उन बच्चों को पता ही नहीं रहता। जैसे मेरे यहाँ मैं देखता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए बच्चा बीटेक और एमटेक करने के बाद काफ़ी आता है। अगर क्लास के अंदर बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे जो है भाई बीटेक एमटेक और कई सारे मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट आते हैं। तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि बेटा अगर ये आपको करना था तो आप इसको पहले ही कर लेते। तो उनका था कि नहीं सर उस समय कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, फादर ने ऐसा कहा, घर में सभी लोगों ने कहा कि नहीं आप बीटेक करो, तो मैंने बीटेक कर लिया। अब वो 4-5 साल ख़राब करता है इतना पैसा। देखिए अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आपने अपना फ्यूचर जो है भाई बिल्कुल आपने चूज़ कर ही लिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप बिल्कुल कीजिए। आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे आगे अपना फ्यूचर इसी फील्ड में बनाना है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर बनिए, क्योंकि डॉक्टर और अच्छे इंजीनियरों की भी कमी है। लेकिन अगर आप केवल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं इसलिए कि भाई मैं अभी जो है भाई इसमें आ गया हूँ और जो है भाई मेरे फ्रेंड ने सारे लोगों ने किया इसलिए मैं इसमें आ गया हूँ, अब मैं इसके बाद करूँगा, तो देखिए 4 या 5 साल भी आपके जाते हैं और 4-5 साल के साथ साथ आप इतना सारा टाइम और मनी ये दोनों आप वेस्टेज करते हैं। इसलिए 10th के बाद से ही अपन पहले तो ये देखें कि हमें करना क्या है, बनना क्या है, उसके बाद फिर अपन जो है भाई एकेडमिक अपना बहुत अच्छे से 12th तक करें। और मैं तो कहता हूँ कि ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छा पढ़ के ही करना होती है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चा है ये आज अगर आईआईटी करके ये बंक कर रहा है, डमी जो है भाई कैंडिडेट के रूप में ये स्कूल चुन लेता है और वहाँ पूरा ध्यान अपना कॉम्पिटिशन में लगाता है, कल को ये बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, मैं देख रहा हूँ कई बच्चों ने बी किया तो उन्होंने किसी ने शिवानी पढ़ के, किसी ने ऐसे ही करके कर लिया, साथ में तैयारी करते रहे। अब वो बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसमें पूछा था अच्छा आपने बी किया, मैंने बताइए, और वो बच्चा वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है। तो देखिए एकेडमिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको 10th, 11th, 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करना चाहिए और उसके साथ आपको कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। सर जिन स्टूडेंट का 12th अभी हुआ है, जैसे रिजल्ट आ गया, एमपी बोर्ड का रिजल्ट तो आ गया है, और जिनने अभी तक सोचा नहीं है कि उन्हें क्या करना है, कि आईआईटी करना है या तैयारी इसकी नीट की करनी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करें वो? कि कन्फ्यूजन तो चल ही रहा है इस समय बहुत सारा। एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट आया, सीबीएसई का तो भी एग्ज़ाम चला, तो एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैं बच्चों को एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आप ऑप्शन जो भी चूज़ करें वो पहले आप अपनी कैपेबिलिटी देखें, आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप किसको कर सकते हैं, आपको जाना कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप पहले डिसाइड करें और उसके बाद फिर आप कोई भी जो रास्ता है जिस पर आपको चलना है उसको आप चूज़ करें। और उसके लिए आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं नीट ही करूँगा, मैंने आपसे अभी कहा कि मैं जेई नहीं। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको अगर उस फील्ड को अगर आपने चूज़ किया और फ्यूचर उसमें आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए।
अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ज़रूर जाइए, लेकिन अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा करियर है। आप 12th के बाद एनडीए की तैयारी कीजिए, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप इतना अच्छा है, और हर 6 महीने में जो है उसकी वैकेंसीज आती हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट आप बनेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एसएससी की फील्ड में जा सकते हैं, आप बैंक की फील्ड में जा सकते हैं, आप सब इंस्पेक्टर बन कर के करियर की बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, सोशल सर्विस कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, एलाइड सर्विस में जा सकते हैं। आप अगर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं स्टेट में, तो आप डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तहसीलदार, जो भी आप बनना चाहें वो आप बन सकते हैं। तो देखिए, वो आपको सोचना होगा, ऐसा नहीं कि मैं पहले ये करूँगा बाद में ये करूँगा। कई सारे बच्चों को मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ तो वही कहते हैं सर, 80% बच्चा कहता है कि सर वो उस समय हमको पता नहीं था, फिर जब हमने एडमिशन ले लिया, हम कॉलेज में पहुंच गए, तब हमारी समझ में आया कि नहीं, हमको तो प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, और तब फिर हमने प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की। अब वो बच्चा एक तरफ बीटेक कर रहा है और एक तरफ जो है पीएससी की तैयारी कर रहा है, ना तो बीटेक ही बहुत अच्छे से कर पा रहा है, ना वो सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहा है, उसका पूरा टाइम ख़राब हो रहा है। तो देखिए, आप है ना 2 नाव पर सवार ना रहें, आप बिल्कुल सोचें, अपने पूरा जो है भाई एकांत में बैठ कर के उस पर थोड़ा विचार करें, मंथन करें। गार्जियन भी बच्चे को बिल्कुल सपोर्ट करें, न्यूट्रल रह करके कि बच्चा क्या करना चाहता है, और उसके बाद फिर आप जो भी कैरियर आपको लगता है जिस फील्ड में बनाना है उसके लिए आप तैयारी शुरू करें। बहुत सारे ऑप्शन हैं, और अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो आप किसी भी काउंसलर से जाके संपर्क कर सकते हैं। भाई सुबह से शाम तक मैं यहाँ बैठता हूँ, इतने सारे बच्चे गार्जियन मेरे पास आते हैं। मैंने तो एक वो भी कैंपेन भी अच्छा चलाया हुआ है कि भाई गार्जियन के साथ चाय पर चर्चा। अगर गार्जियन मेरे यहाँ आते हैं तो बढ़िया है, हम लोग बैठ कर के आराम से चाय पीते हैं, गप्पे करते हैं, और बच्चों के कैरियर के बारे में वहाँ बच्चों से डिस्कस करते हैं, और उसके बाद उनको कोई कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन पर हम पहुँचते हैं, बहुत अच्छा होता है कि भाई बच्चे को आप ये कराइए जो बच्चा करना चाहता है। तो अगर कहीं भी लग रहा है तो आप बेहतर काउंसलिंग लें, और उसके बाद फिर आप अपने करियर की शुरुआत करें। और जनरली क्या है, ये नहीं, जैसे भी एक बच्चा मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आया था, तो वो बच्चा सिविल सर्विसेज करना चाहता था, वो आईपीएस बनना है उसको, और गार्जियन उससे कह रहे थे कि नहीं तुम बीबीए करो, तुमको एमबीए करना है, तुमको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। अब वो दोनों बच्चे और उसके फादर दोनों मेरे सामने बैठ करके जो है भाई उनके बीच में जो है भाई हॉट टॉक होने लगी। बच्चा कह रहा नहीं मेरे को करनी नहीं है, मेरे को जाना है, पिताजी कह नहीं आपको एमबीए करना है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे को आप सारे रास्ते बताइए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। और कोरोना पीरियड के बाद आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है। आप प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है, बच्चा चूज़ करे, देखे जहाँ जाना चाहता है, जो बनना चाहता है वो बने। सर आपने गवर्नमेंट की बात की, तो अभी बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बिजली विभाग प्राइवेट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी लगता है कि ना ऐसा ना हो कि हम गवर्नमेंट की तैयारी करें और मैं जॉब ही ना लगे या वैकेंसी नहीं निकले। अगर बात करें पीएससी की, तो पीएससी की काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी निकलती है। एमपी की अगर बात करें तो यूपीएससी की तो हर साल निकलती है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तैयारी करना सही है प्राइवेट को छोड़कर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा पीएससी हर साल होती है, और पीएससी अगर मान लो किसी कारण से बड़ा एग्ज़ाम है, अगर डिले होता है तो वो अपना कैलेंडर पूरा करती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि 21 का एग्ज़ाम अभी हो रहा है ना, और इससे 22 वाला मेंस हो चुका है, और 22 का ऐड भी आने वाला है। तो देखिए कैलेंडर पूरा हो रहा है। ये पीएससी अपना कैलेंडर पूरा करती है, हर साल वैकेंसी आती है, कभी डिले होती है तो एक साल में 2-2 बार आती है, 3 बार आती है, तो बच्चे को तो पूरा मौका मिलता ही है ना। ऐसा नहीं है कि उसको अवसर ही ना मिले, ये नहीं होता। तो पीएससी आती है, रेगुलर आती है पीएससी, यूपीएससी रेगुलर आ ही रही है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम है। फिर इसके अलावा एसएससी है, बहुत सारे फील्ड है, असिस्टेंट कमांडेंट है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, डिफेंस है, हर फील्ड, बहुत सारी फील्ड हैं जिनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए रही बात प्राइवेटाइजेशन की, देखिए हर जगह प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। देखिए प्रशासन का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता,
है ना, एक सबसे बड़ी चीज़ है। अब आप देखिए प्रशासन में पुलिस फोर्सेस का कोई प्राइवेटाइजेशन तो होगा नहीं, प्रशासन का कोई होगा नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई होगा नहीं, तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। और अगर होता भी है, कुछ भी होता है, तो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को जॉब बहुत अच्छा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी उसके बराबर से है, उसमें कहीं कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं ये कभी भी नहीं बच्चे से कहता कि आप जो है, क्यों, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को अगर लगता है कि मुझे ये करना है तो वही करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं समझता हूँ अगर आप उस फील्ड में अगर जाते हैं और वहाँ अगर आप अपना 100% देते हैं तो 101% आप वहाँ सक्सेस होते हैं। तो इसलिए सक्सेस होने के लिए फील्ड वही लीजिए जो आपका मन का है, आपको जो करना है। सर, जिन्होंने मैथ्स लिया है 12th में या बायो लिया है, तो उनका तो एक करियर डिसाइड हो जाता है कि मेरे को ये करना है, मेडिकल में जाना है, या नहीं भी जाते तो फिर दूसरी तैयारी करते हैं। लेकिन जो लोग आर्ट्स लेते हैं, कहीं ना कहीं वो ये सोच कर लेते हैं 10th में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो और स्टूडेंट से अपने आप को कम आंकते हैं। तो उनके लिए क्या संभावना है सर, जिन्होंने आर्ट्स लिया है, या ऐसे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या बीए करने वाले? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जो लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वही लोग आर्ट लेते हैं। 12th से ही उनको गाइडेंस मिल जाती है कि मुझे आर्ट लेना चाहिए ताकि वो आगे हेल्पफुल हो मेरे लिए। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, ऐसा है कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो बच्चा थ्रू आउट अगर जो है भाई फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, मेरिट होल्डर है, वही जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जहाँ एवरेज स्टूडेंट आज IAS है, IPS हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बच्चों का एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं रहा, जो 10th और 12th में उनका परसेंटेज नहीं रहा, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अब जीवन में कुछ करना है, और उन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत सिविल सर्विसेज में की। और आज देखिए बहुत सारे मेरे स्टूडेंट आज DYSP डिप्टी कलेक्टर हैं, IAS हैं। आप देखिए तो देखिए UPSC और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आपने पहले क्या किया, उन्हें इस बात से मतलब है कि उनका एग्ज़ाम में आपने स्कोर कितना किया है। आप उनके अकॉर्डिंग अगर मेरिट में आ रहे हैं तो आपको पोस्ट मिलेगी। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों, जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एकेडमिक ऐसा रहा, कम रहा। देखिए नॉलेज होना चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर 50% भी हैं, 60% हैं, तो 60% नॉलेज होना चाहिए। 70% है तो 70% नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में कहीं भी जाते हैं, आपकी मार्कशीट में 50% है, सामने वाला समझता है कि देखिए हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, पर इस बच्चे ने इतनी मेहनत आगे की कि आज ये UPSC के इंटरव्यू तक पहुंचा है, तो वो इतना आसान तो है नहीं। बच्चा मतलब हार्ड वर्कर तो है ही, तभी यहाँ तक पहुंचा है। तो देखिए फिर वो चीज़ मायने नहीं रखती। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस होता है और अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिलते हैं। कि बच्चा जो है भाई उस समय जब ये सिविल सर्विस तैयारी कर रहा होगा या कोई भी कॉम्पिटिशन उसकी तैयारी भी कर रहा होगा, तो इसका एकेडमिक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर कितना पेशेंस है कि इसने अपने आप को वहाँ बना कर रखा, इतने इसने हार्ड वर्क किया और आज ये यहाँ तक पहुँचा है, काबिल तारीफ़ है। तो 100% कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिलता है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहता 3rd डिवीज़न पास लोग आज IAS IPS हैं, आप ही के क्षेत्र से बहुत सारे हैं। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूँगा, उनकी तो कई की बुक भी हैं, 12वीं जो है भाई फेल, ठीक ना, 12th फेल के नाम से, और आज वो IPS भी हैं। तो मैं कभी भी किसी बच्चे से नहीं कहता, मैं तो एक बात कहता हूँ कि बेटा अब जब भी आप जागो तो फिर पूरी तरह से जागो, और जब भी एक चोट अगर दो ना तो पूरी दम से लगा करके दो। और मैं कहता हूँ कि एक बार अगर दम से आपने अगर प्रयत्न किया और आप सफल हो गए तो सब पीछे का साफ हो जाता है, और सक्सेस तो सक्सेस होती है। देखिए कोई नहीं आपसे पूछता कि आपके 10th में आपने क्या किया, आपके 90% रहे हों, 12th में आपके 90% हों, ग्रेजुएशन में आप गोल्ड मेडलिस्ट हों, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर बेटे कंपटीशन में सक्सेस है तो देन आप सक्सेस। सर
आपने बात की इंटरव्यू में पर्सनैलिटी का बहुत खेल होता है सर, कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, क्योंकि आप सामने वाले के साथ रूबरू होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर फियर रहता है और आपको खुद को मोटिवेट भी करना रहता है। स्टूडेंट एकेडमिक तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब 4 लोगों के सामने वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं और इंटरव्यू में वही गलती कर जाते हैं। तो सर, जब एकेडमिक के साथ कैसे अपने स्टूडेंट अपनी पर्सनैलिटी को सुधारें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यक्तित्व का जो विकास है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कभी भी वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 1 महीने में नहीं होता, 1 साल में नहीं होता। देखिए, वो आपकी पूरी एकेडमिक है। आपने अपने इस पूरे जो है भाई जर्नी में जहाँ तक आप हैं, उसमें आपने क्या सीखा, देखिए उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और बच्चा जो है भाई, अगर वो शुरू से हार्ड वर्कर है, हॉनेस्ट है, अपनी बात बेबाक तरीके से रखता है, वो अपनी बात प्रभावशाली तरीके से कहता है, वो जो है परसेंटेज 50 भी है, लेकिन 50% नॉलेज का कॉन्फिडेंस, परसेंटेज 60 है, 60% नॉलेज का कॉन्फिडेंस अगर है, तो उस बच्चे के अंदर कोई फियर नहीं होता। वो बच्चा जाएगा, बिल्कुल उसने पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया, इसलिए प्री मेंस निकाल करके सामने है। और दूसरा जो है भाई, उस बच्चे ने पूरा अच्छा एकेडमिक किया, उसको पता है कि मैंने जितना पढ़ा है सॉलिड पढ़ा है, मेरे को उसका पूरा नॉलेज है, जितना मेरा परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, मैं जवाब दूंगा। तो देखिए, बच्चा बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, एकदम सामने जाता है, बेबाक तरीके से अपनी बात रखता है। और बच्चों को जैसे डिस्कशन जो है ना, वो करते रहना चाहिए। जैसे ग्रुप डिस्कशन है, या कहीं पर भी अगर स्पीच देने को मिलती है, तो स्पीच अगर कंपटीशन होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। देखिए, हमारा जो कॉलेज है, आर्यांस ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है, वो कॉलेज मैंने खोला ही इसलिए है। एक्चुअल में क्या है कि उस कॉलेज का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, इंडिया में मुझे नहीं लगता कि उस जैसा कोई कॉलेज होगा जिसमें हम 12वीं के बाद से बच्चों को लेते ही इसलिए हम 12वीं के बाद से बच्चों को लेते हैं और उसके बाद उनको पूरा ग्रेजुएशन कराते हैं, और ग्रेजुएशन के साथ साथ हम उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं। धीरे धीरे उनको सामान्यतः हर क्षेत्र में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कैसे रखा जाए, कैसे आप डिस्कशन में आप कैसे बोलेंगे, तो उनकी इतनी प्रैक्टिस करा करके हर टॉपिक के ऊपर उनके कॉन्फिडेंस को इतना अप कर देते हैं कि एक तरफ तो उनका एकेडमिक भी बहुत अच्छा होता है, रेगुलर क्लासेस देते हैं, दूसरी तरफ उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा जो है प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें उनकी लैंग्वेज पर, भाषा पर आपकी कमांड कैसे हो, इसके बारे में उनको पूरा कराते हैं। ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, ऐसे राइटिंग, स्पीच कॉम्पिटिशन सब कराते हैं। और इस तरीके से हम बच्चे को एक तरफ कोचिंग से उसको सिविल सर्विसेज या अदर कॉम्पिटिशन जो भी वो कर रहा है, उसके लिए उसको हम एक तरफ से उसके कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन कराते हैं, दोस्तों उसकी इंटरव्यू की, एसएसबी की प्रिपरेशन कराते हैं। और यही होता है कि जब बच्चा उस कॉलेज से बाहर निकलता है, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस आप देखिए, आप पर देखते नहीं बनेगा। उसका रीज़न ये है कि वो जी के उसका सॉलिड, हर फील्ड में उसको नॉलेज। तो देखिए, बच्चे के पास हर फील्ड नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज है, तो देखिए कॉन्फिडेंस तो आप ये मान कर चलिए कि ज़बरदस्त होता है। और यही कारण है कि हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो जितने भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, आप देखिए रिजल्ट 100% है। मतलब जो बच्चा जिस कॉम्पिटिशन में बैठता है, आप देखिए कि उसका सक्सेस का रेशियो 100% है। जो बच्चा जिस भी कॉम्पिटिशन बैठा, अगर वो डिफेंस में, तो आप देखिए एनडीए क्वालिफाई कर रहा है, वो एसएससी क्वालिफाई कर रहा है, वो हर फील्ड में अच्छा कर रहा है। पीएससी, यूपीएससी, आज हमारे बच्चे प्री मेंस निकाल रहे हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, फाइनल सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कॉलेज का इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हम बना करके रखते हैं कि उस बच्चे को हम उसका कोई वीक पॉइंट कहीं छोड़ते ही नहीं। तो देखिए क्या होता है कि बच्चा जब सारा नॉलेज हर फील्ड में रखता है, तो देखिए कहीं से कहीं तक लो कॉन्फिडेंस की तो कोई बात ही नहीं, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखता है बच्चा। और जिस फील्ड में आप हमारे स्टूडेंट से बात करेंगे, वो उस फील्ड में आपसे डिस्कशन के तैयार रहता है। उसके अंदर एक सेकंड भी वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे बात करना है कि नहीं। आप एक बार डिस्कशन तैयार हैं। और देखिए, स्पीच कॉम्पिटिशन जहाँ जहाँ भी होते हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे हर जगह
सक्सेस होकर के आते हैं। तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, ग्रेजुएशन प्लस कंपटीशन। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा अगर एक बार आ गया तो वो इस लायक हम उसको बना ही देते हैं कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल तो हो ही जाएगी। ग्वालियर पे कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की कृपा है कि हमारे शहर में इतना अच्छा कॉलेज है जो कि सर लेकर आए हैं, आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज। सर अपने कॉलेज की बात ही कर दी है तो मैं जानना चाहूँगा कि सर अब 12th का रिजल्ट तो आ ही गया है, तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? कि कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है या कमज़ोर छात्रों के लिए कुछ यहाँ स्कीम है? हर बच्चा चाहता है सर वो प्रशासनिक अफसर बने या उसका अच्छा करियर बने, लेकिन यहाँ पर उसका एडमिशन कैसे हो सर, ये कृपया आप बताएं हमें। हम सिल्वर जुबली ईयर मना रहे हैं 1997 से आज 25 ईयर्स मुझे हो गए। और जितना भी मेरे बारे में आपने भी या सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी कुछ मैं जो है सोशल ज़्यादा हूँ, समाज के लिए बहुत सोच करके चलता हूँ। बहुत कम फीस में ही मैं सारा कराता हूँ। देखिए फ़ीस बहुत कम रहती है। ग्रेजुएशन प्लस कंपटीशन, यूपीएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम सीए, बीसीए के लिए सबके लिए ना के बराबर फीस में कराता हूँ रेगुलर क्लासेस। और देखिए कन्वेंस भी मैं फ्री देता हूँ। मतलब कन्वेंस फ्री आपने कहीं नहीं सुना होगा। कोचिंग से कॉलेज तक लाना ले जाना बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी खुद की बस है, फ्री ले जाते हैं और बहुत कम फीस में मैं बच्चों को लेता हूँ। उसके बाद भी अभी तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए इस बार जो है भाई ये सिल्वर जुबली ईयर हम लोग कर रहे हैं तो अभी बहुत अच्छे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और इसमें तो फ्लैट डिस्काउंट है। कोई भी बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, कोई बच्चा आ रहा है 40-45%, तो उसको इतनी कम फीस में भी फ्लैट डिस्काउंट है। तो अभी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई बच्चा अगर यूपीएससी तैयारी करना चाहता है, पीएससी करना चाहता है, डिफेंस करना चाहता है, एसएससी करना चाहता है, बैंक करना चाहता है और सब इंस्पेक्टर करना चाहता है, अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करना चाहता है और साथ में अगर ग्रेजुएशन भी करता है और पूरे जो है भाई इन्वायरमेंट सुबह 7 से शाम के 4 बजे तक एक बेहतर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, तो इस समय तो आप ये मान करके चलिए कि जितना पैसा उस बच्चे ने 12th में खर्च किया होगा, सारा ट्यूशन लगा करके सब मिला करके, उतने में तो मैं उसको 4 साल में कंपटीशन प्लस ग्रेजुएशन दोनों करा रहा हूँ। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जितना पैसा आपने 12th में खर्च किया होगा उतने ही अमाउंट में सर कंपटीशन प्लस ग्रेजुएशन यहाँ पर हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ पर कोई छात्र आता है तो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर सारा कुछ जो भी है विकास यहाँ पर होगा और आगे जाकर उसका निश्चित ही अच्छा करियर बनेगा। सर लास्ट में आपसे मैं एक सवाल फिर से वही पूछूंगा कि ये जो इंटरव्यू सेशन रखा था कि 12th के बाद क्या करें। अब 12th का रिजल्ट तो आ ही गया एमपी बोर्ड का और सीबीएसई का भी कुछ दिनों बाद आ ही जाएगा। तो जो छात्र कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भटक रहे हैं, जिनका अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है या अभिभावकों और उनके बीच कोई युद्ध चल रहा है कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये कर लो, वो कह रहे हैं कि हम ये कर लेते हैं, उन्हें आप क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं यही मैसेज दूंगा जो मैंने पहले कहा कि बच्चों की बात को सुना और बच्चा क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, प्रायोरिटी हमेशा उसी को दें। ज़्यादा अगर कहीं भी अपने को लगता है तो आप बच्चे के साथ जाकर के फ्री काउंसलिंग होती है, आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है बच्चा आपके सामने वो बात ना कह पा रहा हो या आप उसको प्रभावशाली तरीके से अपनी बात ना समझा पा रहे हों, ये भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को प्रायोरिटी देना चाहिए और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है तो आप कहीं भी करियर काउंसलिंग बच्चे की करा सकते हैं जहाँ फेयर करियर काउंसलिंग हो, है ना। जैसे मेरे यहाँ अभी मैं बहुत जल्दी यहाँ तो मैं शाम को 5-7 बजे से लेकर के पूरे टाइम अवेलेबल रहते ही हूँ। तो अगर कभी गार्जियन को ऐसा लगता है तो अपने बच्चों के साथ आकर के मेरे से मिल सकते हैं, डिस्कशन हम लोग करेंगे, बच्चे को भी देखेंगे, बच्चे की भी सुनेंगे, गार्जियन की बात सुनेंगे, फिर जो बेस्ट उसमें होगा वो हम बच्चे के लिए ज़रूर चूज़ करेंगे, बच्चे की जो भी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चे को साथ में लेकर के चलें, कोई भी चीज़ बच्चे पर ज़बरदस्ती थोपे नहीं और ऐसा उसको सारे रास्ते बताएं। कई बार क्या करते हैं कि बच्चों को गार्जियन बताते 2 रास्ते कि देखो बेटा या तो नीट कर लो या जी कर लो। अब वो बच्चा क्या करता है, बाद में फिर बच्चा जब होता है बीटेक एमटेक कर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, फिर वो बच्चा बाद में बहुत पछताता है, अरे सर वो क्या था कि पापा जी ने जो है भाई उस समय करवा दिया,
और मैं फंस गया, अब सर बड़ी दिक्कत है। कई बच्चों को एडमिशन करा दिया, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में करा दिया, वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे छोड़ रहे हैं। अब वो बच्चा बेचारा फंस गया, वो उसको नहीं पता। अब वो बच्चा अगर कंपटीशन करना चाहता है अपने करियर में आगे कुछ, अब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह आप 8 बजे से शाम के 6 बजे तक अगर उसको छोड़ रहे हो और केवल ग्रेजुएशन करा रहे हो, तो वो जॉब कैसे करेगा? वो 3 साल और बच्चों से 5 साल पीछे हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इस बात को भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, सारे ऑप्शन बच्चे को बताएं कि बेटे डिफेंस भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल सर्विसेज भी है, अदर सर्विसेज भी हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, मेडिकल सर्विसेज भी है, ये बहुत सारे रास्ते हैं। अब आपको किस जगह जाना है, आप सोच करके बताइए आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, कहाँ आपको इंटरेस्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसीजन लें और उसको सारे रास्ते ज़रूर बताएं। क्योंकि मैं पर डे इस चीज़ को फेस करता हूँ। बच्चों से मैं पूछता हूँ, एक ही बात कहते हैं, सर हमें पता ही नहीं था, गार्जियन ने ज़बरदस्ती हमको ये करा दिया, अब हम सर फंस गए, वहाँ क्या करें। कई बच्चों का साल ख़राब हो जाता है, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा दिया, उनका कॉलिंग करा दिया, सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक उनको लगा कि अरे हम तो कॉम्पिटिशन ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो उधर जाना है, तो फिर वो उसको ड्रॉप करते हैं, पैसा भी जाता है, बच्चे की साल भी ख़राब होती है, फिर दोबारा से 1 साल वेट करते हैं, वो फिर से नई शुरुआत करते हैं। ऐसा कोई काम ना करें। इसलिए बच्चे को सभी सेक्टर उस बच्चे को बताएं कि भाई ये गवर्नमेंट सेक्टर में ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में ये जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, आपको कहाँ कहाँ जाना है, इसके लिए ये करना होता है, इसके लिए ये करना होता है, ये आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद फिर जो है भाई बच्चे को डिसीजन लेने दें और उसके साथ गार्जियन ज़रूर रहें। सर अभी आपने एनडीए की बात करी कि 12th के बाद एनडीए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर गर्ल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि गर्ल्स भी बहुत सारी मतलब आधा संख्या देखी जाए तो गर्ल्स की होती है 12th के बाद, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है सर इसमें? नहीं देखिए, पिछले साल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी सौगात दी है बच्चियों के लिए कि आप डिफेंस में एनडीए में आप गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और देखिए, आप गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी 12वीं के बाद से डायरेक्ट जो है भाई एनडीए में जाके लेफ्टिनेंट बन सकती हैं। और अभी बिल्कुल जो है भाई वैक्यूम में अभी अगर बच्चियाँ आती हैं तो ये तो बिल्कुल अभी यहाँ कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बच्चियाँ अगर निकल कर के आती हैं और अगर डिफेंस में अगर वो ऑफिसर पोस्ट पर जाना चाहती हैं, शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप एनडीए की तैयारी बिल्कुल 12th के साथ ही, मैं तो ये कहता हूँ कि 11th के बाद से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें एज थोड़ा सा जो है भाई लिमिट है, 19.5 तक ही आप दे सकते हैं। लेकिन जब से आप जो है भाई आपको लगा कि अब मैं 12th का है, यहाँ से आपकी समझ में आया, आप यहाँ से जाके तो शुरू हो जाइए। तो 12th के बाद से बिल्कुल पूरी अच्छी मेहनत अगर बच्चियाँ करती हैं तो डिफेंस में अब हर सेक्टर में उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एनडीए तो बिल्कुल अभी है ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए। और निश्चित ही साथियों, आपको सर के मार्गदर्शन से आपके करियर में एक नई गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और कहीं ना कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है और पेरेंट्स और बच्चों के बीच अगर कोई बॉन्डिंग टूटती है, तो आप जादौन IAS संस्थान जो कि ठाटेपुर में झबर स्टेट पर है, वहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर सर निःशुल्क करियर काउंसलिंग करते हैं और बताते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या कराएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।